नमस्कार दोस्तों। भारत के आधुनिक इतिहास की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग आज ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और बंगाल के नवाब के बीच में संबंध देखेंगे। खास करके जो आज हमारा टॉपिक होगा बंगाल का नवाब, तो मैं इस पर एक कोटेशन बोलता हूँ। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हो तुम, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार तथा बंगाल के नवाब। तो हमारा जो मुख्य फोकस होगा आज बंगाल पर होगा। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार इस क्षेत्र में भी रहा, यहाँ पे सिख राज रहा, यहाँ मराठे वाले इलाके में भी रहा, मद्रास में रहा, लेकिन आज जो हमारा मुख्य बिंदु है बंगाल की तरफ है। बंगाल के नवाब में हम लोग देखते हैं कि जो बंगाल के नवाब इस श्रृंखला, पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और मीर जाफ़र पुनः नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला, इस तरह से कुल 11 बार नवाबों का हेरफेर हुआ। लेकिन जैसे हमने पहले ही देखा था कि जब जॉर्ज सुरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल गया था फर्रुखसियर के दरबार में, और एक डॉक्टर हैमिल्टन हुआ करते थे। हैमिल्टन ने उसका फोड़ा ठीक कर दिया, बदले में उसने दस्तक पत्र जारी कर दिया अंग्रेजों को। अच्छा, उस दस्तक पत्र का अब अंग्रेज दुरुपयोग करने लगे। उसी दौरान एक घटना और घटित होती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। उससे पहले ये देखें कि बंगाल की तरफ आकर्षित अंग्रेज क्यों होते हैं। अंग्रेज बंगाल को कामधेनु राज्य की संज्ञा देते थे। वहाँ बंदरगाह था, वहाँ संसाधन तमाम थे, इसलिए अंग्रेज क्या, डचों की भी निगाह थी, अन्य फ्रांसीसी अन्य लोगों की भी निगाह बंगाल की तरफ थी। तो सन 1700 की घटना है कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बनता है। ये दीवान का मतलब राजस्व वसूली के मामले में। और 1717 ईस्वी में ये सूबेदार बन जाता है। और 1717 ईस्वी के बाद जैसे जैसे, अगर ये फर्रुखसियर जब मर जाता है, आगे मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में, यानी जैसे जैसे मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर होता जाता है, उसकी कमज़ोरियों का लाभ उठाता है मुर्शिद कुली खां। धीरे धीरे बंगाल को स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में घोषित करने लगता है। यानी जैसे जैसे मुग़ल बादशाह, मैं यहाँ लिख दूँ, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला की जैसे जैसे कमजोरियां उजागर हुई, अब मुर्शिद कुली खां अपने आप को मजबूत करता गया। मजबूत बनाते हुए अपनी शक्ति का बंगाल में स्वतंत्र विस्तार करने लगा। अब जो बंगाल मुगल सत्ता के अधीन हुआ करता था, अब धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां वहाँ पे स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगा। अर्थात मुर्शिद कुली खान के शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र अस्तित्व में आना शुरू हुआ। तो 1700, अब उसी समय एक चीज़ और हुई कि 1719 ईस्वी में, 1719 ईस्वी की घटना है। जरा मैं, यही मुर्शिद कुली खां 1719 ईस्वी में मुग़ल दरबार से इसको एक चीज़ और मिल जाती है। वो मिल क्या जाता है कि उड़ीसा राज्य को भी बंगाल राज्य में मिला लिया गया। तो ये वाला क्षेत्र भी बंगाल राज्य में मिला लिया गया। अब उड़ीसा भी मिल गया। अब देखते हैं
पहले ये बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से स्थानांतरित करके मकसूदाबाद कर दिया और उस मकसूदाबाद का नाम मुर्शिदाबाद कर दिया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं मिटाता हूँ, पास करके ले लें, शायद आप ले लिए होंगे। तो अब देखते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां ये प्रथम बंगाल का नवाब है। मोहम्मद शाह रंगीला की जैसे जैसे कमजोरियां उजागर होती है, ये अपने आप को स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगता है, तो बंगाल का नवाब बन बैठा। और लेकिन भले नवाब बन बैठा, रेगुलर ये मुगल दरबार को भेजता रहता था, जो भेजना था राजस्व वगैरह। तो 1700 ईस्वी में ये दीवान बनता है, यानी राजस्व वसूली का मामला इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके आगे 1717 ईस्वी में ये सूबेदार बनता है। अब सूबेदार का मतलब ये होता है कि अब प्रशासनिक शक्तियाँ इसके अंतर्गत आ गई, और प्रशासनिक शक्तियाँ आ गई तो ये अपने आप को धीरे धीरे उधर देख रहा है कि मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर होता चला जा रहा है, एकदम विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, उसे जैसे शाही बेखबर हो गया है। तो क्या हुआ, ये बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। और उसी दौरान 1719 में एक घटना और घटित होती है कि मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। उड़ीसा की दीवानी यानी अब बंगाल के साथ साथ उड़ीसा भी मुर्शिद कुली खां को मिल जाता है। तो अब जब उड़ीसा को इसने बंगाल राज्य में मिला लिया, मैंने ये उड़ीसा राज्य को अगर कहूं तो बंगाल राज्य में जब मिला लिया, तो पहले राजधानी हुआ करती थी बंगाल की ढाका। तो इसने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया। राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद, और पहले इस मुर्शिदाबाद का नाम था मकसूदाबाद। तो इस तरह से जो पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी, अब वो राजधानी हो गई बंगाल की मुर्शिदाबाद। अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मिटाते हैं, ठीक? तो इसे मिटाएं। मुर्शिद कुली खां के समय में कुछ विद्रोह होते हैं, और उन विद्रोह के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। या विद्रोह मुर्शिद कुली खां के समय में विद्रोह, मुर्शिद कुली खां के समय में, जब वो बंगाल का नवाब था, तो उस समय विद्रोह होते हैं। मुख्य रूप से 3 विद्रोह होते हैं। प्रथम विद्रोह होता है, उसमें 3 व्यक्ति मिलकर, एक का नाम था सीताराम राय, दूसरा व्यक्ति था उदय नारायण, और जो तीसरा व्यक्ति था गुलाम मोहम्मद। ये तीनों ने मिलकर
एक साथ विद्रोह किया, तो मैं इसे प्रथम विद्रोह कह सकता हूँ। प्रथम विद्रोह मुर्शिद कुली खां के समय में हुआ, और दूसरा विद्रोह सुजात खान के द्वारा हुआ। इनको मैं एक यूनिट बना देता हूँ। और जो दूसरा विद्रोह होता है सुजात खान के द्वारा, सुजात खान के द्वारा, और तीसरा विद्रोह नजात खान के द्वारा, नजात खान के द्वारा। अब ये दूसरा विद्रोह हुआ और ये तीसरा विद्रोह। तो इस प्रकार मुर्शिद कुली खां के ज़माने में ये 3 विद्रोह हुए। अब इन तीनों विद्रोहों का दमन कर दिया मुर्शिद कुली खां ने, और दमन किया। किसने? मुर्शिद ने दमन किया। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ, मुर्शिद ने दमन किया। और दमन करके इनकी जो इनको दीवानी दी गई थी, दीवानी बल्कि जमींदारी दी गई थी, इनकी जमींदारी एक अन्य शख्स को दे दी गई जिसका नाम था रामजीवन। इनकी जमींदारी रामजीवन को दे दी गई, रामजीवन को। अब ये बात देखिए कि ये जमींदार थे, सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद। एक बार इन लोगों ने विद्रोह किया कर को लेकर, किसी बात को लेकर के, तो एक विद्रोह तो ये हुआ। दूसरा सुजात खान के द्वारा विद्रोह किया गया, तीसरा नजात खान के द्वारा विद्रोह किया गया। तो इन विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने बड़े सरलता पूर्वक दमन किया, दबाया, और इन तीनों की जमींदारी छीनकर एक व्यक्ति को सौंप दी गई, और उस व्यक्ति का नाम था रामजीवन। तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम मिटाते हैं। तो अब इनका दमन करने के बाद मुर्शिद कुली खां एक काम और करता था। जो कर्मचारी या जो जमींदार ढंग से कार्य नहीं करते थे, उनकी ज़मीनें छीन करके खालसा भूमि में मिला लेता था। तो एक प्रश्न उठता है कि इसके ज़माने में कितने प्रकार की भूमि थी? तो मुर्शिद कुली खां का भूमि प्रशासन से ही मिटाएंगे हम। मुर्शिद कुली खां का भूमि प्रशासन, भूमि प्रशासन, ये बड़ी बात है, इसमें ध्यान देने की बात है। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां, इसका जो भूमि प्रशासन था, ये क्या करता था? जो लोग शासन में सही ढंग से कार्य नहीं करते थे, जो लोग शासन में सही ढंग से कार्य नहीं करते थे, उनकी जागीरें छीनकर खालसा भूमि में मिला लिया जाता था। खालसा भूमि में मिला लिया जाता था। अच्छा, ये खालसा भूमि की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस समय सल्तनत काल से ही चली आ रही थी। तो जरा देखें
तो इसके समय में जो खालसा भूमि का ये विस्तार किया, तो इसका मतलब कि अब नवाब के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि की मात्रा बढ़ गई और सीधे सीधे राजस्व भी बढ़ गया, कंट्रोल बढ़ गया। तो उस समय कुल 6 प्रकार की भूमि होती थी। 6 प्रकार की भूमि के बारे में यहाँ हम जिक्र करें तो एक को कहते थे जागीर, जागीर, ध्यान देना, जागीर और जमींदारी अलग बात है। यह जागीर की बात है, वेतन के बदले दी गई भूमि, वेतन के बदले दी गई भूमि। जो वेतन के बदले भूमि दी जाती थी उसे जागीर कहा जाता था मुर्शिद कुली खां के ज़माने में। और खालसा भूमि, खालसा, खालसा भूमि शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, मतलब इस पे डायरेक्ट नवाब का नियंत्रण हुआ करता था, शासक का नियंत्रण हुआ करता था। जो तीसरे प्रकार की भूमि थी इक्ता, और शासक मतलब एक केंद्रीय शासक, जो केंद्र की बात है, इक्ता भूमि। इक्ता का मतलब होता था ऐसी भूमि प्रांतों के पास जो होती थी, प्रांतों के पास भूमि, उसे इक्ता कहा जाता था। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था, इसी से इक्तेदारी व्यवस्था शुरू हुई थी, आप जानते हैं। फिर वक्फ भूमि, आज भी वक्फ बिल पर विवाद चल रहा है। वक्फ भूमि क्या थी? उसी समय से वक्फ भूमि, वक्फ भूमि क्या थी? दान में दी गई भूमि को वक्फ कहा जाता था। दान में दी गई भूमि को वक्फ कहा जाता था, वक्फ कहा जाता था। एक, दो, तीन, चार और पांचवी जो प्रकार थी मिल्क भूमि, मिल्क, मिल्क भूमि होता ये था कि जो कर्मचारी अधिकारी जब तक सेवा करते थे तब तक जो उनको जमीन दी जाती थी वो जागीर के रूप में दी जाती थी। जब वो रिटायर हो जाते थे, पदमुक्त हो जाते थे, सेवा मुक्त हो जाते थे, तो पेंशन के रूप में जो उनको भूमि दी जाती थी उसे मिल्क भूमि कहा जाता था। तो पेंशन के रूप में दी गई भूमि, पेंशन के रूप में दी गई भूमि, 5 प्रकार की भूमि। और जो छठी भूमि है इनाम भूमि, मैं लास्ट में इनाम भूमि लिखता हूं, शब्द से ही पता चल रहा है कि अवार्ड के रूप में इनाम भूमि, यानी बख्शीश के रूप में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के बदले, किसी विशेष कार्य के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे इनाम भूमि कहते थे। तो इस प्रकार मुर्शिद कुली खां का जो भूमि प्रशासन था, अगर जो कर्मचारी अधिकारी शासन प्रशासन में ढंग से सहयोग नहीं करता था उसकी जागीरें छीन ली जाती थी। और उस समय 6 प्रकार की भूमि थी। और
आप इसको पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम बात बताते हैं। ठीक, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मिटाते हैं इसे हम। अच्छा, मुर्शिद कुली खां ने एक काम और किया था। इसने तकावी ऋण शुरू किया। किसने मुर्शिद कुली खां ने इसने तकावी ऋण भी प्रदान किए। तो तकावी ऋण क्या था? आज के जैसे केसीसी है ना, उस जमाने में तकावी ऋण था। कृषि के लिए ऋण को तकावी कहा जाता था। और एक लोक सेवा आयोग, कई लोक सेवा आयोग ने इस पर प्रश्न पूछे और कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तकावी ऋण, तो कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता था उसे तकावी ऋण कहते थे। कृषि के लिए लोन माने ऋण, तकावी ऋण दिया जाता था। अच्छा, बात यह है कि मुर्शिद कुली खां भले ही बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया और बंगाल का नवाब बना रहा, लेकिन वो क्या करता था, नियमित रूप से मुगल दरबार यानी दिल्ली में अपने अस्तित्व को बनाए रखा था। और साथ में क्या किया, दिल्ली में अपने ये दिल्ली है, दिल्ली ही तो मेन गद्दी थी, यानी वहाँ पे मुगल बादशाह रहता था। तो नियमित अपने राजस्व का एक हिस्सा दिल्ली को भेजता था। अपने राजस्व का एक निश्चित भाग परंपरा अनुसार मुगल दरबार को भेजता रहा। तो जब ये मुगल दरबार को भेजता रहा, मुगल दरबार मतलब दिल्ली में, तो मुगल दरबार और नवाब के बीच किसी प्रकार की कोई कटुता होगी नहीं, अर्थात इनका संबंध बना रहा। लेकिन आगे की स्थिति ये होती है कि 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अब इसका दामाद आगे सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ मुर्शिद कुली खां की जब मृत्यु हो जाती है तो 1727 ईस्वी में उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। उसका नाम है सुजाउद्दीन। नवाब बनता है। और ये 1727 से लेकर के, मतलब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु से लेकर के 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। और ये मुर्शिद का दामाद था। ये मुर्शिद का दामाद था। और उसी समय मोहम्मद शाह जब
जब ये सत्ता में था तो एक घटना और घटित होती है 1733 ईस्वी में। मुगल दरबार से यह एक फरमान आया, अर्थात मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में इसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दिया, और वो जिम्मेदारी दिया कि बिहार का भी दीवान बना दिया। मतलब 1733 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी ये क्या था, मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह ने शुजाउद्दीन को बिहार का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया, अतिरिक्त कार्यभार दिया। अब इस प्रकार जो मुर्शिद कुली खां के पास बंगाल और उड़ीसा थे, अब इसके पास बिहार भी आ जाता है। यानी अब शुजाउद्दीन के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल जाती है, यानी तीनों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार बंगाल के नवाब, मतलब शुजाउद्दीन, बंगाल के नवाब के पास बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार तीनों पर अधिकार हो, तीनों का अधिकार मिल गया। तीनों का अधिकार मिल गया कहने का मतलब अब बंगाल का नवाब थोड़ा सशक्त हो गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं। इसके बारे में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास लेखन होता है तो विशेषताओं का होता है। कोई चीज़ जो विशेषता होती उसी को लिखा जाता है। तो जो विशेषता इन्होंने प्रभावित की उसको तो इतिहासकारों ने लिखा, और 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सत्रह उनतालीस में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, अब अगला नवाब जो बनेगा, तीसरा नवाब बनता है सरफराज खां, शुजाउद्दीन का पुत्र। तीसरा, ये तो दूसरा था, तीसरा नवाब बनता है शरफराज खां। शरफराज खान या सरफराज खां, ये शुजाउद्दीन का पुत्र था। शुजाउद्दीन का पुत्र था। ये मात्र एक साल के लिए कहिए कि 1739 से लेकर 40 तक ही शासन में रहा, मतलब नवाब रहा। बंगाल का नवाब 1739 से 40 तक रहा। उसके समय एक घटना घटित होती है कि इसके समय जो बिहार का नायब सूबेदार था, सूबेदारी तो इसी के अंतर्गत ही है, नवाब के। नायब सूबेदार का मतलब डिप्टी सूबेदार। तो सरफराज खान के समय बिहार का
नायब सूबेदार, नायब सूबेदार या इसकी आप डेप्यूटी सूबेदार कह दें। डिप्टी सूबेदार था अली वर्दी खां, और यहाँ से बंगाल का इतिहास बहुत तेजी से मोड़ लेता है। डिप्टी नायब सूबेदार था अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां अपनी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार के क्रम में ये बहुत महत्वाकांक्षी था, तो अपनी महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए सत्रह 1740 में एक युद्ध होता है जिसे घेरिया का युद्ध या गिरिया का युद्ध कहते हैं। तो मिटाते हैं। अब 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध, घेरिया या गिरिया भी शब्द मिलता है और ये बिहार में है, गिरिया का युद्ध। और ये 1740 की घटना है। अब ये दोनों में लड़ाई होती है, सरफराज खान और एक तरफ है सुजाउद्दीन, तो हो ही गए थे। सरफराज खान जो बंगाल का तत्कालीन नवाब है, सरफराज खान, और दूसरी तरफ है अली वर्दी खां जो बिहार का डिप्टी सूबेदार है। अली वर्दी खां बिहार का डिप्टी सूबेदार। तो दोनों में लड़ाई होती है। सरफराज खां मारा गया, पराजित होकर मार डाला गया, और अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन बैठा। तो इस प्रकार घेरिया के युद्ध में अली वर्दी खां ने सरफराज खां को मार डाला और बंगाल का चौथा नवाब बन बैठा। तो अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, और 1740 से लेकर के 1756 यानी अब तक सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा है। 16 वर्ष तक कार्यकाल इसका रहा है अली वर्दी खां का। अब चूंकि इसने किया क्या था, सरफराज खान की हत्या करके नवाब बना था, तो इसलिए वैधानिक नवाब नहीं था। लेकिन अब वैधानिकता प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए मुगल दरबार को भेज दिए, तो वहां से वैधानिकता प्राप्त कर लिया। अब वैधानिक नवाब तो बन गया, 2 करोड़ रुपए मुगल दरबार को भेजा। इसके पहले जितने नवाब हुआ करते थे, राजस्व का एक निश्चित हिस्सा परंपरागत रूप से मुगल दरबार को भेजा करते थे। लेकिन ये अपने 16 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ के अलावा एक पाई भी, एक फूटी कौड़ी भी मुगल दरबार को नहीं भेजा। अब इससे मुगल दरबार और बंगाल के नवाब के बीच कटता बढ़ती चली गई, दूरियां होती चली गई। अब इस कटता का लाभ मराठे उठाते हैं। मराठे देखते हैं कि अब मुगल दरबार से नवाब के बीच में तनातनी है, मराठे आक्रमण कर देते हैं। अब मराठे जब आक्रमण कर देते हैं तो उड़ीसा को जीत लेते हैं। उड़ीसा
बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के हाथ से निकल गया, लेकिन मराठों ने उसको लौटाकर चौथ वसूल लिया। मराठे क्या करते थे कि जब किसी राज्य को जीतते थे, जीतने के बाद लौटाते थे, तो कहते थे कि उस इलाके से जितना आप राजस्व वसूलेंगे उसका 1/4 भाग हमें देंगे। तो ये चौथ कहा जाता था। तो कुछ बातें नोट कर दें। तो बंगाल के नवाबों में सबसे लंबा कार्यकाल अलीवर्दी खां का था। एक बात। दूसरी बात ये थी कि चूंकि यह सरफराज खान की हत्या करके बिना मुगल दरबार की अनुमति के, बिना मुगल दरबार की अनुमति के नवाब बना था। इसलिए इसे वैधानिक नवाब की पदवी नहीं मिली। इसे वैधानिक नवाब नहीं माना गया। लेकिन ये चालाक था। इसने क्या किया, मुगल दरबार को वैधानिकता प्राप्त करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुगल दरबार को दे दिया। तो वैधानिकता प्राप्त करने के लिए एक मुश्त ₹2 करोड़ मुगल दरबार को दे दिया, मुगल दरबार में भेज दिया, मुगल दरबार को दिया और वैधानिकता प्राप्त भी कर लिया। लेकिन और ऊपर से हम मिटाएंगे, आप पास करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तो क्या किया कि सरफराज खान की हत्या करके ये नवाब बना था, इसलिए इस वैधानिक नवाब नहीं माना गया। तो इस वैधानिकता को प्राप्त करने के लिए इसने मुगल दरबार को 2 करोड़ रुपए देके वैधानिक नवाब की पदवी प्राप्त की। लेकिन इसके अलावा अपने 16 वर्ष के कार्यकाल में एक भी पैसा मुगल दरबार में नहीं भेजा। मुगल दरबार में नहीं भेजा, जिससे मुगल दरबार और अलीवर्दी खां के बीच कटुता और दूरी बढ़ती चली गई।
चली गई। अब जब दूरी बढ़ती चली गई तो अब इसका लाभ मराठे उठाते हैं और इसका लाभ मराठे उठाते हैं। उठाते हुए इसका लाभ मराठे उठाते हुए बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर देते हैं और उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा को मराठे जीत लेते हैं। मराठे जीत लेते हैं। जब उड़ीसा को मराठे जीत लेते हैं तो फिर मराठों ने क्या किया, 1,20,000 की धनराशि अलीवर्दी खां पर थोप दी चौथ के रूप में। तो मराठों ने उड़ीसा लौटाकर 1,20,000 रुपए की राशि चौथ के रूप में नवाब पर थोप दी। नवाब पर थोप दी। जब मराठे कोई क्षेत्र जीतने के बाद वापस ले लेते थे, जीत लेते थे और क्षेत्र वापस कर देते थे तो चौथ लेते थे। कहते थे उस एरिया से आप जितना राजस्व वसूलेंगे उसका 1/4 हिस्सा आप हमको देंगे। तो यही हुआ बंगाल में। अब होता है कि अलीवर्दी खां अब देख रहे हैं कि उधर मुगल दरबार से दूरी बढ़ गई है, इधर मराठों ने कमज़ोर कर दिया। अब अंग्रेज़ों की लालच बढ़ती गई। अब अंग्रेज़ देख रहे हैं कि अब नवाब कमज़ोर हो रहा है, तो अलीवर्दी खां की इस कमज़ोरी का लाभ अब अंग्रेज़ उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। क्या है दस्तक? ये पहले ही हम जानते हैं कि दस्तक पत्र जब फर्रुखसियर ने 1717 में बंगाल में अंग्रेज़ों को 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी थी, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने बैनर तले लोकल व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दे देते थे। अगर लोकल व्यापारी डायरेक्ट व्यापार करते तो 33% कर जो है नवाब को देते, और जब अंग्रेज़ों के बैनर तले ये व्यापार करने लगे तो अंग्रेज़ इनसे 5-10% लेते थे। उधर नवाब को एको पैसा नहीं जाता था, इधर अंग्रेज़ों को पैसा मिलने लगा। तो इस तरह से नवाब की स्थिति कमज़ोर होती गई और अंग्रेज़ सशक्त होते चले गए। अब इधर अंग्रेज़ क्या करते हैं, फोर्ट विलियम की मजबूती बढ़ती गई। जो अंग्रेज़ फोर्ट विलियम बना रहे थे, किला बना रहे थे, फोर्ट विलियम की मजबूती बढ़ती गई। फोर्ट विलियम हम लोगों ने पहली क्लास में जिक्र कर चुका है इसके पूर्व। फोर्ट विलियम की मजबूती बढ़ती गई। जब फोर्ट विलियम की मजबूती बढ़ती गई तो अब इससे अंग्रेज और मजबूत होते गए।
तो अली वर्दी खां के सलाहकारों ने, जो इसके दरबारी थे, कह रहे थे कि ये तो दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। यद्यपि अली वर्दी खां ने इस दस्तक पत्र को रोकने के लिए मुग़ल दरबार को चिट्ठी लिखी। तो पहले ही आपने मुग़लों को एक पैसा नहीं दिया, मुग़लों से आपकी वैसे भी नाराज़गी थी, मुग़लों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो अली वर्दी खां जो नवाब था, इसके दरबारियों ने, इसके सलाहकारों ने इसको सलाह दी अली वर्दी खां को कि फ़ौरन दस्तक पत्र रोका जाए, अंग्रेज़ों को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो अली वर्दी खां कहता है कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। ये अली वर्दी खां का स्टेटमेंट है। जब उसके सलाहकार कहते हैं कि दस्तक पत्र रोकिए, तो ये जो अंग्रेज़ हैं, अली वर्दी खां कहता है अपने स्टेटमेंट में, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, छत्ते के समान हैं। अगर इन्हें छेड़ोगे, अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट खाएंगे, तो काट खाएंगे। और यदि नहीं छेड़ोगे तो ये हमें शहद देंगे, ये हमें शहद देंगे। ये स्टेटमेंट है अली वर्दी खां का। उसे ये लगता था कि अगर अंग्रेज़ों को छेड़ेंगे, दस्तक पत्र के लिए रोकेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा, संघर्ष की स्थिति आएगी, और शांत पड़े रहेंगे तो कम से कम ये व्यापार कर रहे हैं, कुछ इलाके का तो हमें कर मिलेगा ही। ये अली वर्दी खां का। लेकिन इसके दरबारी इसकी बात से सहमत नहीं होते हैं, और अली वर्दी खां की इसी संघर्ष के दौरान, यानी बल्कि ये कहें कि इन्हीं सब परिस्थितियों को झेलते हुए तब तक 1756 आ जाता है, अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, और इसका अपना कोई पुत्र नहीं था। अली वर्दी खां का इसका अपना कोई पुत्र नहीं था। तो इस तरह से अली वर्दी खां के पास अपना कोई पुत्र नहीं था, बल्कि इसके पास 3 पुत्रियां थीं। तो ये वाक्य पूछा जाता है कि ये जो अंग्रेज़ हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट खाएंगे, अगर छोड़ दोगे तो शहद देंगे। तो ये अली वर्दी खां ने कहा था। और जब अली वर्दी खां 1756 ईस्वी में मर जाता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इसके पास कोई पुत्र नहीं था। इसके पास बल्कि 3 बेटियां थीं, और उन बेटियों का नाम था, जरा देखें, 3 पुत्रियां थी अली वर्दी खां के पास। अली वर्दी खां, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं। एक बात, बल्कि 3 पुत्रियां थीं।
3 पुत्रियां, एक का नाम था मुन्नी बेगम, एक पुत्री थी मुन्नी बेगम, दूसरे का नाम था घसीटी बेगम, और जो तीसरी पुत्री थी उसका नाम था अमीना बेगम। अमीना बेगम। तो जब कोई पुत्र नहीं था तो 3 पुत्रियां थी। तो अब अंग्रेज, इसका अलीवर्दी खां का नाती था, एक इसका नाती था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और वास्तव में जो अंग्रेज़ों के बीच असली संघर्ष की कहानी शुरुआत होती है इस सिराजुद्दौला से होती है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कैसा नवाब बनता है? अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी प्रबल प्रतिद्वंदी हो सकते थे इसके खिलाफ, उतने प्रतिद्वंदियों को इसके खिलाफ खड़ा किया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पैसे से या किसी तरीके से मदद भी खूब किए। तो जब ये सिराजुद्दौला नवाब बनने बैठा या नवाब की रेस में था तो इसके सामने 3 लोग थे, 3 प्रबल प्रतिद्वंदी थे। तो अब हम बात करेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां का नाती, ये 5वां था सिराजुद्दौला। सिराज भी हम साइड में कहेंगे कब, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का नाती। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये बने, इसके खिलाफ इन्होंने प्रतिद्वंदी तैयार किया। तो अंग्रेज चाहते थे कोई ऐसा नवाब बने, कठपुतली नवाब, जिसे हम अपने मन माफिक घुमा लें, अपनी छूट ले लें, सारी चीज़ें ले लें। लेकिन सिराजुद्दौला काफ़ी ब्रिलियंट था, तेज था, तो अंग्रेज चाहेंगे नहीं। तो 1756 में अब संघर्ष शुरू हो जाता है। एक गद्दी पर बैठने से पहले इसके सामने 3 प्रतिद्वंदी, एक तो पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया बिहार में पड़ता है, पूर्णिया का नवाब, उसका नाम था शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब, इसका नाम था शौकत जंग। दूसरा ढाका के जो नवाब थे, ढाका के नवाब की विधवा, पत्नी अगर कहें, इसकी विधवा पत्नी, उसका नाम था घसीटी बेगम, यानी सिराजुद्दौला की मौसी। एक तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई में खड़ी थी, और तीसरा एक दीवान था राजबल्लभ। दीवान राजबल्लभ नाम था, और अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा मदद इसी की की। लेकिन इन तीनों को रोकते हुए, तीनों को हराते हुए 1756 में सिराज नवाब बन बैठा, नवाब बना। अच्छा, अब चूंकि भाई अंग्रेजों ने सिराजू के खिलाफ अन्य लोगों की मदद की थी,
तो सिराज अंग्रेजों से खुश क्यों रहेगा? उनको कोई छूट नहीं देना चाहता था, जिस वजह से नवाब और अंग्रेजों के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। अब इनके बीच तनाव बढ़ता है। तो अब इसे मिटाएं। 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेजों के बीच तालमेल नहीं था, और इधर अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू किए, मजबूती करना शुरू किए। एक कथानक आता है, कहानी आती है कि इनके बीच संघर्ष का कारण क्या था। जरा उस संघर्ष के कारण देखिए। नवाब अंग्रेजों के साथ संघर्ष कारण क्या था नवाब का? अंग्रेजों के साथ संघर्ष का कारण, संघर्ष का कारण है, यह संघर्ष के कारण क्या क्या कारण था, जरा इस बात को हम लोग गौर से देखेंगे। पहली बात कि कासिम बाजार में नवाब जाना चाह रहा था, कासिम बाजार बंगाल में। तो कासिम बाजार में नवाब के प्रवेश पर रोक लगा दिया अंग्रेजों ने। कासिम बाजार में नवाब के प्रवेश पर रोक। एक तो अब कटुता बढ़ती चली जा रही है, एक तो वैसे भी नहीं खुश था, देखना नहीं चाहता था, तालमेल बिगड़ गया था। और अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की। अच्छा, किलेबंदी कैसे की? एक कहानी, एक कथानक है कि नवाब के कुछ सिपाही गए हुए थे और किले के चारों ओर, जो फोर्ट विलियम है, ये फोर्ट विलियम है और इसके चारों ओर खाई खोदी जा रही थी। इस किले के चारों ओर खाई खोदी जा रही थी। तो नवाब के सिपाही पूछते हैं अंग्रेजों से कि खाई क्यों खोद रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ये आपको खाई खोदने की ज़रूरत नहीं है, नवाब आपकी सुरक्षा स्वयं करेंगे, ये खाई को तुरंत पाट दीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा खाई तो पटेगी, लेकिन मुसलमानों के सिर से पटेगी। अब ये बात सुनकर जब ये नवाब के कानों ये खबर गई तो नवाब बौखला गया। एक तो ये बात थी, दूसरा इन लोगों ने एक काम और किया था। तो अंग्रेजों ने नवाब को जो भेंट देते थे, भेंट देना बंद कर दिया। नवाब को भेंट देना बंद कर दिया। ये भी बात हो गई। जब नवाब को इन्होंने भेंट देना बंद किया, और चौथी बात थी कि जो नवाब के विद्रोही थे, अंग्रेजों ने उसे फोर्ट विलियम में शरण देने शुरू कर दी। तो नवाब के विद्रोहियों को फोर्ट विलियम में शरण, या अंग्रेज अपने किले में शरण देने लगे, अब नवाब और क्रुद्ध हुआ और नवाब द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में कटौती कर दी गई। तो नवाब ने क्या किया कि अंग्रेज जब ऐसा कर रहे थे तो नवाब द्वारा अंग्रेजों के अधिकारों में कटौती की गई। अब देखिए और दूरी बढ़ती चली गई। कोई भी घटना आलफ सडन नहीं घटती है। कोई भी घटना घटित होने के पीछे
एक या अन्य कई कारण जिम्मेदार होते। ये तमाम ऐसे कारण थे, अंग्रेज़ों का नवाब के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसी समय एक घटना और घटित होती है, इसे मैं मिटाना चाहूँगा, आप लोग पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जब अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी, अंग्रेज जब फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू करने लगे, खाइयाँ खोदने लगे चारों तरफ, और साथ में क्या किया कि परकोटे पर तोप चढ़ा दी। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी करते हुए परकोटे पर तोप चढ़ा दी। यद्यपि ये बंगाल के नवाब के खिलाफ अंग्रेज दीवारों पर परकोटे पर तोप नहीं चढ़ा रहे थे, बल्कि उन्हें फ्रांसीसियों का खतरा मंडरा रहा था। अंग्रेजों को लग रहा था कि फ्रांसीसी हम पर आक्रमण कर देंगे, तो इन्होंने कहा कि आप भयमुक्त रहिए, आपके लिए नहीं, बल्कि हम जो तोप चढ़ा रहे हैं फ्रांसीसियों की रक्षा के लिए। लेकिन ये बात सिराजुद्दौला को नागवार गुजरी, और जब सिराजुद्दौला को नागवार गुजरती है तो सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को मैं सिराज लिख दे रहा हूँ, सिराज ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अब जब फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया तो अंग्रेज जान बचाकर भाग गए, और भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, फुल्टा द्वीप, अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप, फुल्टा आइलैंड है वहाँ, फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। लेकिन अंग्रेज के जो अंग्रेजों का दिमाग था ये बड़े शातिर थे। अब जब ये भागकर वहां चले जाते हैं तो 5 दिन बाद, इसे नोट कर लेंगे आप, तो 5 दिन बाद यानी 20 जून 1756 को, 5 दिन बाद यानी 20 जून 1756 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से, रोजर ड्रेक कल EIC का प्रतिनिधि या ईस्ट इंडिया कंपनी का कलकत्ता का प्रभारी जिसका नाम था रोजर ड्रेक, ने नवाब से माफ़ी मांगा। इस प्रकार अंग्रेजों की पुनः वापसी होती है। और इधर सिराज क्या करता है,
कहता ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन अब किलेबंदी नहीं करोगे, तोप नहीं चढ़ाओगे। सारी शर्त लगाने के बाद सिराज ने माणिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना के अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाता है। तो सिराज माणिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाता है। लेकिन अंग्रेज इतने ही नहीं, ये बड़े शातिर थे। इधर अब क्या करते हैं कि एक आरोप लगाते हैं। उसी में एक हालवेल अंग्रेज था, उसने जिक्र किया है ब्लैक होल ट्रेजेडी का। उसने कहा कि उसने एक पुस्तक लिखी है, हालवेल की एक किताब है। हालवेल नामक अंग्रेज ने एक पुस्तक लिखी, अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर। इसके इस लेख में ये बात लिखा था इसने कि बंगाल का नवाब सिराज ने क्या किया था कि एक सकरे से घर में, कोठरी में, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, 146 लोगों को बंद कर रखा था, जिसमें से 23 लोगों को छोड़कर सबकी मौत हो गई। लोगों को छोड़कर सभी की मौत, सभी मतलब सभी अंग्रेज की मौत हो गई। और इतिहास में इसने इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा। काल कोठरी की घटना की संज्ञा दी जाती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने कहा है? हालवेल ने, अपनी किस पुस्तक में? अलाइव द वंडर में। और हालवेल भी उसी में था। हालवेल कहा कि उन 23 लोगों में मैं भी था जो कि जिंदा बच गया, और इसको काल कोठरी की घटना की संज्ञा दी गई। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी। ये हालवेल कहता है, लेकिन तत्कालीन इतिहासकार या तत्कालीन समय के जिन लोगों ने इतिहास को लिखा है, आप इसे नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद लग रही है। फिर आगे की बात मैं लिखता हूँ कि एक समकालीन इतिहासकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन तत्कालीन इतिहासकार, इनकी रचना, इनकी पुस्तक है सियार उल मुतखैरीन। सियार उल मुतखैरीन। इस पुस्तक में ब्लैक होल ट्रेजेडी जैसी कोई घटना नहीं है। तो जब गुलाम हुसैन की किताब पढ़ी जाती है तो उस दौरान ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम की कोई घटना नहीं दिखाई जाती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने नवाब को बदनाम करने के लिए और उसे हर्जाना वसूलने के लिए, ताकि आगे की संधि में
वसूला जाए। हालवेल कहता है कि सिराज ने 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 23 लोग जिंदा बचे, उसमें मैं भी था, और बाकी सभी लोग मर गए। इसे काल कोठरी की घटना की संज्ञा दी गई। आगे का विवरण हम लोग अगली क्लास में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।